अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ज़रूर उर्दू की किताबें खोलते होंगे, 10-15 मिनट ज़रूर पढ़ते और लिखते होंगे। बच्चों, रोज़ाना अगर आप 10 जुमले भी लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला आपके ग्रेड बहुत अच्छे आएँगे उर्दू में भी और आपका एक ग्रेड अपग्रेड हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपके 7 ए स्टार्स आ रहे हैं तो आपके 8 ए स्टार्स आ जाएँगे। तो ये कितनी खुशी की बात होगी कि आपने सिर्फ़ 15-20 मिनट आपने उर्दू को देने हैं, जो आपकी मादरी ज़ुबान है। आप पढ़ते जाएँगे तो आपको पता भी नहीं फिर चलेगा। तो आप काम शुरू किया करें, किताब खोला करें, जब जी चाहे पढ़ें और जब जी चाहे लिखें। लेकिन अपने आप को फ़ोर्स करें कि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना बच्चों, लिखने के 2 फ़ायदे हैं। पढ़ने का सिर्फ़ एक फ़ायदा है कि वो आप पढ़ लेते हैं। लिखने के 2 फ़ायदे हैं कि आप पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। और जो आप अपने हाथ से लिखते हैं, वो यहाँ चला जाता है और वो हमेशा ऊपर की सतह पर रहता है और जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो वो आप हाज़िर जनाब हो जाता है और वो आके आपके साथ-साथ लिखने लग पड़ते हैं आप और वो आपके साथ चलने लग पड़ता है। ठीक है? तो जो भी पढ़ें उसको लिखें ज़रूर। आइए काम शुरू करते हैं। ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज है, पेपर 2 है, तो दर्ज झैल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के दर्ज झैल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। ये बच्चों, ये गौरतलब बात होती है। नेपाल में खटमंडू के शिमाल मशरिक में मुस्तांग नामी इलाके में वाक़या इंसानों की तामीर करदा हज़ारों बरस पुराने गारों को आज तक भी आसार कदीमा के चंद पोशीदा राज़ों में शुमार किया जाता है। ये पहाड़ी इलाका सदियों पहले नेपाल और तिब्बत के दरमियान एक अहम गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तकरीबन 10,000 गार मौजूद हैं, जो हैरत अंगेज़ तौर पर ज़मीन से 155 फुट की बुलंदी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। अक्सर गारों का दाखिली रास्ता चट्टान के इस रुख पर है, जहाँ तक पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इन गारों में रहने वाले यहाँ आने-जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते होंगे। माहिरीन आसार कदीमा अब तक ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये गार कब और क्यों बनाए गए थे। अलबत्ता यहाँ दरियाफ़्त होने वाले आसार की तहकीक के नतीजे में माहिरीन इन गारों के इस्तेमाल को मरहलावार 3 अदवार में तक़सीम करते हैं। इनके मुताबिक पहले दौर में तकरीबन 3000 साल कबल इन गारों को मकबरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ज़माने के ममीशुदा इंसानी ढांचे मिले हैं। उनके ख़्याल में चूँकि 10वीं सदी के दौरान इस खित्ते में अक्सर जंगें होती रही हैं, लिहाज़ा दूसरे दौर में अपनी हिफाज़त के लिए लोग गाँव छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो गए और ये गार उनकी रहायशगाह बन गए। तीसरा दौर 14वीं सदी में शुरू होता है, जब लोग देहातों में वापस मुंतकिल हो गए, तो इन गारों को बुत राहिबों की इबादतगाह और फ़ौजी सामान ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये मैं दोबारा पढ़ती हूँ बच्चों जुमला। तीसरा दौर 14वीं सदी में शुरू होता है, जब लोग देहातों में वापस मुंतकिल हो गए, तो इन गारों को बुत राहिबों की इबादतगाह और फ़ौजी सामान ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। काठमांडू से यहाँ पहुँचने के लिए पहले जोम सोम नामी कस्बे तक हवाई सफ़र करना पड़ता है। फिर इनके बाद अगर मौसम खुश्क हो तो 6 घंटे का ज़मीनी सफ़र है, लेकिन बरसात का मौसम हो तो इस सफ़र में कई दिन लग जाते हैं। 1992 तक ये इलाका सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद था। कुछ अरसा कबल मशहूर फ़ोटोग्राफ़र कोरी रिचर्ड्स ने इस पुरअसरार मकाम को दुनिया के सामने पेश किया। इन गारों से बुद्ध मत की तस्वीर, मुजस्समे और मुतअद्दिद नवादरात भी दरियाफ़्त हुए हैं। कुछ अरसा कबल एक गार में 12वीं सदी की बनी हुई महात्मा बुद्ध की ऐसी 55 तस्वीर दरियाफ़्त हुई हैं, जिन पर इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार दिखाए गए हैं। एक गार से तिब्बती ज़ुबान में लिखी तहरीरें भी दरियाफ़्त हुई हैं। अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। पहला सवाल है बच्चों, मुस्तांग नेपाल में कहाँ वाक़ है? इस इलाके की कदीम दौर में क्या अहमियत रही है? आइए ऊपर चलते हैं। ढूँढा कैसे था हमने, हम देखते हैं। ये बच्चों, ये नेपाल में खटमंडू के शिमाल मशरिक में मुस्तांग नामी इलाके में वाक़या इंसानों की तामीर करदा हज़ारों बरस पुराने गारों को आज भी आसार कदीमा के चंद पोशीदा राज़ों में शुमार किया जाता है। तो ये कहाँ वाक़ है और इसकी अहमियत क्या है? आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। बच्चों, मैंने बहुत मर्तबा कहा है कि आप मेरे जवाब पर इक्तफ़ा ना किया करें।
आप खुद भी मेरे से भी बेहतर बना लिया करें। अच्छा, ये है मुस्तांग नेपाल में कहाँ वाक़या है? ये आगे आ गया। और इस इलाके की कदीम दौर में क्या अहमियत रही है? मुस्तांग नेपाल में खटपंडू के शिमाल मशरक में वाक़या है। आपने लंबा जुमला नहीं लेना, आपने छोटा जुमला लेना। मतलब जितना वो तकाज़ा कर रहे हैं कि कहाँ वाक़या है, आपने ये बता देना कि यहाँ वाक़या है। यहाँ इंसानों के हाथों से है, इसकी अहमियत आगे बता रहे हैं आप, कदीम दौर में इसकी क्या है? यहाँ इंसानों के हाथों से बने हज़ार-हा साल पुराने गार हैं, जिनमें बच्चों में उस ज़माने के राज़ छुपे हैं। गारों तक पहुँचना क्यों मुश्किल नज़र आता है? 2 बातें लिखें। अच्छा बच्चों, ये देखें, हैरत अंगेज़ तौर पर ज़मीन से 155 फुट की बुलंदी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं ये गार। अक्सर गारों का दाखिली रास्ता चट्टान के इस रुख पर है। ये बच्चों मेन बात है। अक्सर गारों का दाखिली रास्ता चट्टान के उस रुख पर है, जहाँ तक पहुँचने का कोई ज़रिया ही नहीं। समझ आ गई? तो ये सवाल वो पूछ रहे हैं हमसे। यानी बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, तो वो किस तरह आते-जाते थे, ये हमने बताना। आगे वो पूछेंगे भी। गारों तक पहुँचना क्यों मुश्किल नज़र आता है? 2 बातें लिखें। गारों का रास्ता चट्टान के उस तरफ है, जहाँ पहुँचना बज़ाहिर नामुमकिन है। ये मालूम करना बहुत कठिन है कि वो अच्छा, ये तकरीबन मेरा जवाब मुझे अब लग रहा है कि सही नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं दोबारा। ये 2 बातें हैं कि वो ज़मीन से 155 फुट की बुलंदी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। गारों के दागी रास्ते पर पहुंचने का ज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। 155 फुट की बुलंदी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए। ये देखिए, किया हुआ काम भी कभी गलत हो जाता है। 155 फुट की बुलंदी पर चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ये पहली बात है कि वो बहुत बुलंद हैं और बज़ाहिर उन तक उनके अंदर जाने का कोई रास्ता साफ रास्ता नज़र नहीं आता। उनके अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। यानी वो कैसे जाते थे, ये हमें पता नहीं चलता। ठीक है, एक तो वो बहुत बुलंद हैं और उनके अंदर जाने का कोई रास्ता बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये बच्चों, अब आप देख लें कि किया हुआ काम भी गलत हो सकता है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और इससे भी प्रॉपर दुरुस्त जवाब आप ढूँढ कर लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये अगला सवाल है, पहले दौर में गारों का क्या इस्तेमाल था और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया गया? ऊपर जाके देखते हैं। ये पहले दौर 3 अदवार में उनको मरहलावार 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। पहला दौर जो था, पहले दौर में 3000 साल कबल इन गारों को मकबरों के तौर पर यानी कब्रें थी ये। और वो जो हनूत कर देते हैं लाशें, वो कुछ मसाले लगाकर, और वो काफ़ी देर तक डेड बॉडीज़ जो हैं वो मतलब 1000 साल भी गुज़र जाए तो वो वैसी ही शेप उनकी रहती है। तो वो उसको कहते हैं मम्मी शुदा या हनूत शुदा। तो वो इस तरह ढांचे मिलते हैं उनके। और उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है। दूसरे दौर में अपनी हिफाजत के लिए लोग गांव छोड़कर इन गारों में मुंतकिल हो गए और अपनी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और तीसरे दौर में 14वीं सदी में, तो जब लोग वापस चले गए अपने गांव में, तो गारों के बुद्ध राहिबों की ये इबादत का बन गया और फौजी सामान का ज़ख़ीरा भी यहाँ किया जाता था। यानी हथियार वगैरह रखे जाते थे। आइए देखते हैं कि क्या 26वां मैंने किया है। पहले दौर में गारों का क्या इस्तेमाल था और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? अच्छा, पहले दौर का बच्चों सिर्फ आपने बताना है, पहले दौर का। और इसका पहले दौर में इन गारों में कब्रें थीं। इसका पता हनूत की गई लाशों की हड्डियों से चला है। ठीक है? सिर्फ उन्होंने पहले दौर का पूछा था। पहले दौर में गारों का क्या इस्तेमाल था और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया गया? पहले दौर में इन गारों में कब्रें थीं। इसका पता हनूत की गई लाशों की हड्डियों से चला। ढांचों से, हड्डियाँ और ढांचे एक ही। अच्छा, अगला देखिए, माहिरीन के मुताबिक इन गारों को रहाइश के लिए किस ज़माने में और क्यों इस्तेमाल किया गया? दूसरे दौर में अपनी हिफाजत के लोग गांव छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो गए। यानी जंगें 10वीं सदी में जंगें होती रहती थी, तो लोग गांव छोड़कर हिफाजत के लिए इन गारों में मुंतकिल हो गए और इनको अपनी रहने की जगह बना लिया। ये बच्चों मैंने लिखा है, ये मुझे तो लगता है मैंने बिल्कुल सही लिखा है। दूसरे दौर में जंगों की वजह से लोग इन गारों में पनाह की गर्ज से आए और गांव छोड़कर यहाँ आबाद हो गए। ठीक है, ये आपने अपने अल्फाज में भी कर दिया है। आगे है अगला सवाल, 14वीं सदी में इन गारों का इस्तेमाल किन 2 मकासद के लिए किया जाता था? ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने वापस पैराग्राफ पर आकर सवाल ढूँढना कैसे है। तीसरा दौर 14वीं सदी में शुरू होता है, ठीक है?
جب لوگ یہاں سے نکل کر واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے اور ان غاروں کو بدھ راہبوں نے اپنی عبادت گاہ بنا لیا، اور ویسے ہی یہ فوجی جنگیں ہوتی تھی تو فوجی سامان ذخیرہ کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ 14ویں صدی میں ان غاروں کا استعمال کن دو مقاصد کے لیے کیا جاتا رہا؟ 14ویں صدی میں لوگوں کے دوبارہ گاؤں جانے کے بعد بدھ مذہب کے پیشوا انہیں عبادت گھر اور جنگی سامان جمع کرنے کی غرض سے کام میں لاتے۔ ٹھیک ہے، آگے اگلا ہے جوم سوم قصبے سے ان غاروں تک سفر پر موسم کیسے اثر انداز؟ جوم سوم قصبے سے ان غاروں تک سفر پر موسم کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دو باتیں لکھیں، یعنی اگر جانا ہو تو موسم اس سفر پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو آگے یہاں سے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہاں پر بہت واضح لکھا ہوا ہے جوم سوم قبیلے کا۔ جوم سوم نامی قصبے تک ہوائی سفر کرنا پڑتا ہے، موسم خشک ہو تو 6 گھنٹے کا زمینی سفر ہے، اور اگر برسات کا موسم ہو تو کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ جوم سوم قصبے تک، بچوں قصبے تک ہوائی جہاز سے پہنچ کر جوم سوم قصبے تک ہوائی جہاز سے پہنچ کر خشک موسم میں 6 گھنٹے کا پیدل سفر ہے۔ ٹھیک ہے، جوم سوم تک آپ ہوائی جہاز سے کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور اگر موسم خشک ہو تو 6 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے آگے غاروں تک پہنچ سکتے ہیں، اور بارشوں کے موسم میں کئی دن تک چلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، برسات کے موسم میں کئی دن لگ جاتے ہیں، تو برسات کا آپ لکھ لیں، بارشوں کے موسم میں کئی دن تک چلنا پڑتا ہے۔ غاروں سے دریافت ہونے والی مہاتما بدھ کی تصاویر کے متعلق بتائی گئی 3 باتیں لکھیں۔ آئیں یہاں سے ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، کچھ عرصہ قبل ایک غار میں 12ویں صدی کی بنی ہوئی مہاتما بدھ کی ایسی 55 تصاویر دریافت ہوئی ہیں جن پر اس کی زندگی کے مختلف ادوار دکھائے گا۔ ادوار دور کی جمع ہے، اور دور کے معنی ہوتا ہے زمانہ، یعنی ان کے اوائل عمری کا زمانہ جو ہے، جب وہ نکل گئے تھے گھر سے باہر جوانی کا، پھر وہ بڑی عمر کا، پھر وہ بالکل جب مطلب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، اس طرح کی تصویریں جو آپ دیکھتے ہیں مہاتما بدھ کی مختلف ادوار کی۔ تو ایک غار سے تبتی زبان میں لکھی تحریریں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 3 باتیں کون سی بنتی ہیں۔ یہ 12ویں صدی کے آغاز میں ایسی یہ ہوئی، مختلف دور دکھائے گئے ہیں، اور یہ تصویریں اور تبتی زبان کی لکھی ہوئی تحریریں بھی دریافت ہوئی۔ غاروں سے دریافت ہونے والی مہاتما بدھ کی تصاویر کے متعلق بتائی گئی 3 باتیں۔ انہوں نے 3 باتیں پوچھی ہیں، مجھے نہیں لگتا، یہ بچوں میرے خیال میں اضافی ہے۔ ان سے بدھ مت کی تصویریں، بت اور نایاب و قیمتی اشیاء ملی ہیں۔ مہاتما بدھ کے 12ویں صدی کے 55 ایسی مورتیں ملی ہیں، مورتیں بچوں بت جو ہوتے ہیں ان کے بنے ہوئے، جن میں ان کی زندگی کے مختلف زمانے نظر آتے ہیں۔ تبتی زبان کی تحریریں بھی ایک غار سے ملی ہیں۔ یہ بچوں یہ سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ میں نے 3 باتیں تو لکھ دی ہیں جو ان غاروں سے ملی ہیں۔ غاروں سے دریافت ہونے والی مہاتما بدھ کی تصاویر کے متعلق بتائی گئی 3 باتیں لکھیں۔ تصاویر کے متعلق 3 باتیں کون سی ہیں؟ تصاویر دریافت ہوئی ہیں، مختلف دور دکھائے گئے ہیں، بس یہی بتایا گیا۔ تصاویر سے پھر میں نے اس کو ڈھونڈ کے خود ہی اپنی طرف سے کر لیا تھا کہ نوادرات ملے ہیں غاروں سے، اور یہ تصویریں ملی ہیں، اور کچھ تحریریں ملی ہیں۔ اب آپ اس میں 3 باتیں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو یہ جواب بے شک آپ نہ کریں، اور اس کی جگہ پر میں آپ کو لکھ دیتی ہوں ایک اور جواب بھی، یا تب بھی مجھے ایک لائن کا جواب ملا ہے بچوں۔ تو یہ آپ ڈھونڈ کے مجھے بتائیے گا اگر آپ کو اس کا پراپر جواب مل جائے تو انشاءاللہ بچوں یہ آخری جواب جو ہے اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو حل کر لیتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو پھر ملیں گے اسی طرح، کام دیکھیں کہ کام کر کے بھی مکمل پھر بھی اس میں کافی کمی رہ جاتی ہے، کافی نہیں بلکہ 3 نمبر کی کمی رہ گئی ہے، کیوں اس کی ایک لائن ہے صرف جواب میں، اور ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ 3 باتیں لکھیں۔ غاروں سے دریافت ہونے والی مہاتما بدھ کی تصاویر کے متعلق بتائی گئی 3 باتیں لکھیں۔ تو انہوں نے تو ان تصاویر کے بارے میں کوئی بھی، صرف یہ کہ مختلف زمانے کی ہیں، مختلف ادوار کی ہیں۔ مختلف ادوار میں کون کون سی، یہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو جیسے میں نے پیراگراف پڑھتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو ان کا دور ہے جب وہ نوعمری میں، وہ بالکل خوشحال اور ایک بادشاہ مہاراجا تھے، تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور غور و فکر کر رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی تھی اور خوبصورت سا ایک ننھا منا سا بچہ بھی تھا، تو وہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اور وہ اس غور و فکر میں اور سیڑھیاں اترے اور اپنے محل سے
باہر چلے گئے۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی کا دور ہے اس کے بارے میں سارا پردہ پڑا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنے خیالات کو کام میں لاتے ہوئے ان کی زندگی کے مختلف دور جو اس زمانے میں لوگ تھے، انہوں نے ان کی مورتیں بنا لی کہ پہلے وہ اس طرح سے مطلب ایک خوشحال گھر کے صحت مند نوجوان تھے، اور اس کے بعد جب وہ غور و فکر میں گئے اور مختلف جگہوں پر گئے، بھوک پیاس اور اس ساری چیز کا سفر کا سامنا کیا، تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ تحقیق کرتے رہے، اور انہوں نے مطلب وہ کائنات کی وہ حق و انصاف کی روشنی چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے۔ تو وہ ظاہر ہے کسی غریب کو دیکھ لیا، کسی اس طرح سے جانور کو دیکھ لیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم اتنے کھاتے پیتے ہیں، ہم خوشحال ہیں، تو یہ جو مخلوق ہے اس کا کیا قصور ہے، یا یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس طرح وہ حق کی روشنی کی تلاش میں وہ اپنے گھر کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ تو لوگوں نے بعد میں ان کی اس پوری زندگی کے حالات کو پتھر کی مورتیاں بنا کر تو ان میں بتایا کہ وہ پہلے ایسے تھے، پھر ایسے تھے، پھر ایسے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو جو میں نے پڑھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جواب اگر ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ کے مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔